तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो इसका बच्चों आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग पेपर देखने वाले हैं, जिसको आप सैंपल पेपर समझ सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट पेपर समझ सकते हैं। आपको पता ही होगा बच्चों कि 24 मई को, जी हाँ बच्चों, 24 मई 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली हम लोग आपको पेपर इंपॉर्टेंट पेपर देने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी सीरीज में ये हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 11 पेपर करवा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आप जैसे ही, तो वहां पर आपको सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमने प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन होता है वहां पर भी एक प्लेलिस्ट बना दी है इन पेपर्स की सेपरेटली। साथ ही साथ जो चैनल का हमारा वीडियो वाला सेक्शन होता है, ठीक है, वीडियोस वाला जो सेक्शन होता है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ये सारा वीडियो। ये जो अभी वीडियो मैं आपको करवाने वाला हूँ ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 12, जिसको आप कह सकते हैं 12वां पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देन इसके बाद ये जो 11 पेपर ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं उनको भी जरूर देखिएगा। इससे आपका जो 24 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और हाँ बच्चों, आप हमारी इतनी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हैं वीडियो को। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। आपको तो पता ही होगा बच्चों, जो आपका जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसमें हमने आपको 15 पेपर प्रोवाइड करवाया था, और जो फाइनल आपका टर्म 2 का पेपर आया था उसके अंदर 99% जो क्वेश्चंस थे वो हमारे ही द्वारा जो पेपर्स के अंदर दिए गए थे उसी में से आया था। तो पॉलिटिकल साइंस में तो और भी अच्छा आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, और ये जो पेपर आएगा आपका ये 40 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, अगर बोर्ड की पेपर की बात करूं तो कुछ इस तरह से बोर्ड का पेपर आएगा आपका। और यहाँ पर सीरीज लिखी हुई रहेगी, यहाँ पर सेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये सेट 1 है आपका बच्चों। ठीक है, जो आपका पेपर आता है सेट 1 आएगा या 2 या 3 या 4। ठीक है, इस तरह से ये 4 सेट ही आते हैं, और ये 4 सेट हमने 3 बारी कंप्लीट करवा दिए, यानी कि सेट 1 3 बार, सेट 2 3 बार, इस तरह से 3 बार कंप्लीट करवा दिए हैं। चौथी बार हम वापस से फिर सेट 1 लेकर के आए हैं। ठीक है, वापस से हम लोग कर रहे हैं। बदलता है तो सिर्फ आपका सीरीज बदलता है, सेट आपका 1 से लेके 4 के बीच में ही रहता है। सीरीज बदलेगा और पेपर का कोड नंबर बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो सीरीज ये है हमारा, पेपर जो है सेट 1 है हमारा, और कोड नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नीचे चलो तो आपका कुछ नोट करके कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका पेपर में 15 प्रश्न पूछा जाता है। तो 15 प्रश्न नहीं होता है आपका, 13 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन ही आपका पॉलिटिकल के पेपर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो नीचे चलते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग सामान्य निर्देश को कवर कर लेते हैं, जिसको जनरल इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में आपको टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। आपका जो होता है ना, सेक्शन ए होगा आपका, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। इस तरह से टोटल 3 सेक्शन, 3 भाग देखने को मिलेगा। जो हमारा सेक्शन ए होगा इसके अंदर टोटल आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो ये 8 क्वेश्चन होंगे ये 2-2 नंबर वाले होंगे हमारे। ठीक है, और ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हल करना है, आपको आंसर देना है, ये 50 शब्दों में देना है। उसके बाद आगे हम बात करें तो बोल रहा है सेक्शन बी में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो ये 3 क्वेश्चन होंगे ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और इनका जो आंसर आपको लिखना है ये कम से कम 100 शब्दों में बच्चों लिखना है। उसके बाद यहाँ मैप वाले क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको निर्देश दिए जाएंगे, अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो अपने हिसाब से आपको करना है। उसके आगे अगर हम बात करें तो जो सेक्शन सी होता है हमारा, सेक्शन सी में 6-6 नंबर वाले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इनका जो आंसर लिखना है आपको 170 शब्दों में कम से कम लिखना है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका सामान्य निर्देश था। वही बात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करें, हम लोग अपना डायरेक्ट पेपर की ओर अब चलते हैं। ठीक है,
तो देखिए हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए में, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक परिणामों को बताइए। ठीक है, जो वैश्वीकरण आया है, आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया है आज के टाइम पे, तो सांस्कृतिक परिणाम हमें क्या क्या देखने को मिला है। रहन सहन में बदलाव देखने को मिला है। पहले कैसे रहते थे लोग, पहले जो है सो कि सब मिलजुल करके रहते थे, कह सकते हैं जो सारा परिवार, जैसे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची काका काकी सब परिवार मिल करके रहता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एकल परिवार का चलन बढ़ा है। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है, एक पापा एक मम्मी और एक बेटा उसका, या बेटी कोई भी हो सकता है, छोटा परिवार का चलन बढ़ा है। तो लोगों को रहन सहन में हमें बदलाव देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा तो खान पान में भी बदलाव देखने को मिला है। खान पान में कैसे बदलाव देखने को मिला है वो समझिए बच्चों। खान पान में जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे पहले आप नॉर्मली क्या खाया करते थे, दाल, आज भी खाया करते होंगे, चावल, ठीक है, या फिर रोटी, ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है, भारत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, चाउमीन, ठीक है, चाउमीन हो गया आपका, चाउमीन नहीं चाउमीन, ठीक है, चाउमीन, ये चाइनीज खानों के ना बात ही अलग है। ठीक है, उसके बाद आपका मोमो हो गया आपका, इस तरह से होता है ना, मो करके होता है इस तरह से। और भी फिंगर बर्गर, ये सब खानों की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये वैश्वीकरण के कारण हमारे संस्कृति के अंदर ये सारी चीजें बदलाव देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे आप किसी को बोलिए कि भाई दाल चावल खाएगा या रोटी खाएगा, तो कोई जल्दी हाँ नहीं भरेगा। लेकिन उसको बोल दीजिए अरे तेरे को मैं पिज्जा खिला रहा हूँ, तो वो तुरंत बोलेगा अरे खिला दे यार। उसको बोलिएगा कि भाई मैं तेरे को ना चाउमीन खिला रहा हूँ, तुरंत खाने को तैयार हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इससे देखा जाता है कि हमारी जो वैश्वीकरण के कारण जो खाने पीने की आदतें हैं उसके अंदर भी बदलाव देखा जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इस तरह से 2 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है 50 शब्दों के। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे, ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आंसर जो देना है इस तरह से देना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिए बच्चों। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी सभ्यता ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। देखिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें वही चीज बताना है कि हाँ आज के टाइम पे पश्चिमी सभ्यता को लोग अपनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर, कि हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। क्योंकि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आज देखा जा सकता है या जा रहा है कि सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं। जैसे कि देखेंगे तो जीन्स का प्रचलन काफी बढ़ा है, नीली जीन्स का, जो कि अमेरिका की सभ्यता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका जो है सो कि मैकडोनल्ड्स, इसी तरह से हॉट डॉग, ये सभी चीज उधर की है, पश्चिमी सभ्यता की, और इसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। 2 नंबर में आएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के कौन से 2 देश परमाणु संपन्न है, तो ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा कि विच 2 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर न्यूक्लियर, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस आप लिख सकते हैं। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन की मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 तक यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। फिर अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की और इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1945 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हमारा खत्म हुआ तो जो यूरोप है हमारा, उसका जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी पूरी तरह से। ठीक है, तो कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर वहां पर अमेरिका आया, बोला भाई भाई तेरी तो सारी चीजें बर्बाद हो गई, चल मैं तेरे को मदद करता हूँ। और फिर अमेरिका ने जबरदस्त मदद की यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए, इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो आई होप के क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा कि व्हाट इज मीन बाय मार्शल प्लान, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ के झंडे में बना हुआ सोने के रंग के सितारे का घेरा क्या संदेश देता है। ठीक है, जो यूरोपीय संघ का झंडा है उसके अंदर जो सोने के रंग का जो सितारा का घेरा आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली इस टाइप से गोला देखने को मिलेगा, तो ये क्या मैसेज देता है, क्या संदेश देता है।
ठीक है, तो आंसर समझिए कि सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी कि ये जो घेरा है ना, इससे ये दिखता है कि यूरोप के लोगों में कितनी एकता है और कितना मेल मिलाप से ये रहते हैं, इस चीज का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 सितारे जो होते हैं ना, 12 सितारों की संख्या को वहां पर पारंपरिक रूप से पूर्णता समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी कि यूरोप की अगर हम बात करूं तो वहां पर जो है ना, यूरोपीय संघ के झंडे में जो 12 सितारे हैं ना, तो 12 को वहां पर ना एक एकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए वहां पर आपको 12 सितारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, और जो आंसर लिखना है आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन की आसियान शैली से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के तरीके को आसियान शैली कहा गया है। ठीक है, तो 2 नंबर में इस तरह से आप लिख सकते हैं। वही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, व्हाट इज मीन बाय आसियान स्टाइल, तो आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन की आसियान की स्थापना कब हुई एवं आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। तो जो आसियान जो संगठन है उसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और जो उसकी क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका और इस तरह से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन की ब्रिक्स में कितने देश शामिल है। वह इसमें मतलब वह यहाँ पर वह नहीं आएगा, केवल वो आएगा, वह इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। ठीक है, तो जो ब्रिक्स है आपका उसमें 5 देश शामिल आपका है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और जो साउथ अफ्रीका, इस तरह से 5 देश आते हैं आपके। ठीक है, और इसमें साउथ अफ्रीका 2009 में शामिल हुआ था, अकॉर्डिंग टू जो आपका एनसीईआरटी, मैं आपको बता देता हूँ, एनई लिख दिया मैंने, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक जो है ना, या कह लीजिए एनसीईआरटी बुक कह लीजिए, या फिर जो आपका सीबीएसई के द्वारा जो रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है उसके अंदर 2009 लिखा हुआ है, वैसे 2010 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो इस हिसाब से, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, तो इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते थे। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, और आंसर जो लिख रहा है इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अब कितना आपको समझ में आया होगा। इतना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। वीडियो को जितना आप लाइक करते हैं ना उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, और वीडियो के साथ साथ हमारा बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक प्रभावों का वर्णन करना है। देखिए, जो वैश्वीकरण आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्या इफेक्ट डाला विभिन्न देशों के ऊपर। तो देखिए, विकसित देश विकासशील देशों में निवेश करने लगे हैं जब से वैश्वीकरण आया है, तब से। मान लीजिए कि यूएसए एक विकसित देश है, ठीक है, और जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत, ये एक विकासशील देश है। ठीक है, तो यूएसए का कोई बंदा चाहेगा यहाँ पर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो कर सकता है। इसको हम लोग एफडीआई की श्रेणी में रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखेंगे। तो इससे क्या हुआ है, जब से वैश्वीकरण आया है तो जो विकसित देश है ना वो विकासशील देशों में निवेश कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ताकि वो भी पैसा कमा सके और विकासशील देश को भी फायदा मिल जाता है। तो ये लिख सकते हैं आप। अगला आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अगला लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विभिन्न देशों में प्रसार देखने को मिला है। जैसे कि भारत का कोई कंपनी है, मान लीजिए आप टाटा, ठीक है, टाटा हमारे देश का कंपनी है, तो ये अदर कंट्रीज में भी काम करता है, यूएसए में भी काम करता है आपका, ठीक है, आपका यूरोपीय यूनियन में भी काम करता है, आपका चाइना में भी काम करता है, आपका श्रीलंका में भी काम करता है, आपका जापान में भी काम करता है। ठीक है, तो आपको हर कंट्री में आपको टाटा देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण के कारण ना अपने हाथ पैर पसारी है, पूरी दुनिया में फैल गई है। उसी प्रकार से अगर मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको तो एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि आप देखते हैं एप्पल, एप्पल नाम की कंपनी जो है, आप फोन देखते होंगे, एप्पल का आईफोन आता है, मैकबुक आता है, आईपैड आता है, तो ये कहाँ का है? यूएसए का है भाई। ठीक है, यूएसए का है ना। ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा एप्पल आपको, चाइना में भी देखने को मिलेगा, श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा, मालदीव में भी देखने को मिलेगा, हर जगह एप्पल का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रसार हो रहा है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लीजिए, गूगल हो गया आपका।
जिस गूगल की बदौलत आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। गूगल भी हर जगह देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख देना। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से पूछेगा इंग्लिश मीडियम में और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण लिखने हैं। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो देखिए, पार्टी के भीतर गठबंधन, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण आपको देने हैं। देखिए, प्रथम आम चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो एक समाजवादी पार्टी भी थी और इसके अंदर विचारधारात्मक गठबंधन भी आपको दिखाई दिया था, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है, वर्तमान में भी विभिन्न पार्टियां यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आंतरिक इंटरनली आपको गठबंधन देखने को मिलता है, जहां भारतीय लोकतंत्र के हित में अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले दल आम सहमति जो होते हैं ना, उसके मुद्दे पर मिलीजुली सरकार बनाते हैं, परंतु अपनी नीतियां अलग ही रखते हैं। ठीक है, यानी कि आज के टाइम पे भी आपको गठबंधन वाली सरकारें देखने को मिलेंगी, जो इंटरनली गठबंधन होता है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू करने के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, उत्तर भारत में हिंसक दंगे हो गए। ठीक है, छात्र जो है हड़ताल पे चले गए, धरना प्रदर्शन करने लगे, सरकारी संपत्ति को, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, उसको नुकसान होने लगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। ठीक है, बेरोजगार युवाओं के द्वारा जो है जैसे कि हत्या की कोशिश की गई, सुसाइड वगैरह किया गया। ठीक है, इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। बोला गया कि भाई, अगर आप 27% जो गवर्नमेंट जॉब में सीटें हैं वो अगर आप ओबीसी को दे देते हो तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे भाई, हम तो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो इससे क्या बोला गया, ये जो हमारा समानता के सिद्धांत है कि सभी भारत के अंदर समान है, सभी नागरिक, ठीक है, तो इसके खिलाफ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हो। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस टाइप से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में आपको मैप दे रखा है और मैप वाला क्वेश्चन आपको करना है। ध्यान से समझिए इस मैप को, इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, यहाँ पर देखिए, एन ओल्ड मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर है बच्चों आयरलैंड, सी उत्तर होगा पहले का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, संबंधित अक्षर मैप के अंदर सी है और जो राज्य का नाम यानी देश का नाम है आयरलैंड है। उसके बाद आगे चले तो अगला है हमारा दूसरा, यही क्वेश्चन वैसे इंग्लिश में आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा जो है सो कि क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश कौन सा है, अ न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो वो है हमारा बच्चों पोलैंड। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ ए में आ जाएगा आपको, तो दूसरे का ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पोलैंड हो जाएगा। आपको इस तरह से लिखना है अपना आंसर शीट में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे का ए है संबंधित अक्षर मैप के अंदर और आंसर है आपका पोलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, अ कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो स्थायी सदस्य कौन है आपका, तो वो है आपका फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सही उत्तर। तो तीसरे का सही उत्तर है हमारा फ्रांस, तीसरे का बी फ्रांस आएगा, फ्रांस इधर था आपका। तो तीसरा क्वेश्चन का बी आप लिख देंगे और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। देखिए, यूरोपीय संघ से अलग भी हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज मैंने आपको वीडियो में पहले बताना भूल गया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 2016 में जो ब्रिटेन है वो अलग हो गया था आपका। ठीक है, द कंट्री विच लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2016, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको डी में देखने को मिलेगा। ये आपका सही उत्तर है, ये है आपका ब्रिटेन, तो ये चौथे का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, डी मैप में जो संबंधित अक्षर है, ब्रिटेन जो है 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। तो इस तरह से आपका जो मैप था ये कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा मैप। आगे चलते हैं, अगला हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों।
तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संगठन पर टिप्पणी करें। ब्रिक्स संगठन पर टिप्पणी करें मतलब ब्रिक्स के बारे में आपको बताना है। तो देखिए 5 देशों को मिलाकर के ब्रिक्स बनता है, जो कि विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 5 देश ऐसे हैं ना जिनकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये उभर रही है, ठीक है, अग्रणी तौर पे। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी, रूस में की गई थी, और दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। पहले ये ब्रिक बोलते थे, इसको ब्रिक्स बोलने लगे जब से एस हमारा जुड़ गया, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, दक्षिण अफ्रीका। इसके अंदर 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इस तरह से करके आते हैं, ठीक है। तो ये आप 5 देश यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए कोई भी संगठन बनता है या कोई काम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि आप ये जो वीडियो है इसको आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना टर्म 2 का एग्जाम देना है, उसके अंदर आपको मदद मिलेगी। और इसी वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। खैर देखिए ब्रिक्स जो बना था हमारा, तो उसका क्या उद्देश्य था, तो सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जो इसके मेंबर कंट्रीज है ना उनके बीच में सहयोग को बढ़ाना, पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, इकोनॉमिकली अपना पोटेंशियल बढ़ाना या सामाजिक यानी सोशली बढ़ाना या पॉलिटिकली बढ़ाना, तो इन सभी चीजों में, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चले तो बताया गया है कि विश्व राजनीति में ब्रिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में बहुत कह सकते हैं बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज के टाइम पे ब्रिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आएगा, कमेंट ऑन ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपको इस तरह से लिखना है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बोले तो। इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो, और द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। तो इस तरह से इकोनॉमिक, सोशल हो गया सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर के बीच में, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ और बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। नीचे चलते हैं, इसके अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, कि भारत के प्रथम चुनाव के समय चुनाव आयोग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारत में जब पहला आम चुनाव करवाना था तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। तो देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना हो भाई, यानी कि किसी पक्ष किसी पार्टी के पक्ष में रह करके चुनाव ना हो, पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से चुनाव हो। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना बहुत ही कठिन था। इतना बड़ा देश है मान लीजिए हमारा, ये जो है सो कि इस तरह से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो इतना बड़ा हमारा देश है। अब मान लीजिए इसको कैसे बांटा जाए, कैसे नहीं बांटा जाए, तो ये काफी कठिन था भारत जैसे देश को बांट करके वहां पर चुनाव करवाना। उसके बाद अगला है कि मतदाता सूची बनाने में समस्या आई थी, जब वोटर लिस्ट बनाया जा रहा था कि ये लोग वोट करेंगे, तो उसमें भी चुनौतियां आ रही थी। उसमें नाम ऐसे दर्ज हो जा रहे थे, फलाना की बेटी फलाना, फलाना की बेटी ढीकना, इस तरह से नाम दर्ज हो जा रहे थे। अगला है हमारा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, यानी कि उनको बताना कि भाई कैसे वोटिंग होता है। जैसे आज के टाइम पे तो ईवीएम, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट देकर के आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, और थी भी तो बिल्कुल नई नई आई थी, ठीक है। और मतलब कह सकते हैं बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता था, उस टाइम पे चिट डाल करके वोटिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन सबको बताना कि भाई वोट कैसे होता है। कोई भी चीज नया आता है तो बहुत दिक्कत होता है ना, जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना कह सकते हैं 2 साल पहले नया नया आया था, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ा कि मास्क पहनो, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी बना करके रखो, ठीक है, हैंड सैनिटाइज करते रहो, बताना पड़ा क्योंकि नया नया आया था। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे चुनाव नया नया करवाना था, तो चुनाव करवाने वाले जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनको प्रशिक्षित करना, उनको बताना कि कैसे चुनाव होता है, ये भी एक प्रॉब्लम वाला बात था। केवल 15% जो लोग थे वो साक्षर थे, उतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, तो ये भी एक चुनौती थी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर 6 नंबर में आता है तो, ठीक है। आगे चले तो यही क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, और आंसर जो आपको देना है कुछ इस तरह से देना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, कि भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था एवं आपातकाल के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। तो देखिए 25 जून 1975 से 18 माह यानी 18 महीनों तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत, यानी कि आंतरिक अशांति बता करके भारत में आपातकाल लागू कर दिया था। और आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती है। यानी कि देश की जितनी भी अखंडता है उसको बचाए रखने के लिए, ताकि देश टूट ना जाए, तो जितनी भी शक्ति है, अदालत अदालत कुछ नहीं चलता है, सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके पास। ठीक है, अब देखिए क्या कारण थे जिस कारण से आपातकाल लगा था। तो पहला देखिए आर्थिक कारण क्या था, इकोनॉमिकल यानी अर्थव्यवस्था पे क्या जोर पड़ा था, या अर्थव्यवस्था का आर्थिक कारण क्या था हमारे देश का, क्या आपातकाल लगा था कि इंदिरा गांधी द्वारा जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो कुछ खास नहीं चल पाया था, इसलिए आपातकाल लग गया, ऐसा सरकार का कहना है। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था, हमने युद्ध लड़के बांग्लादेश को जितवाया था अभी अभी, और उसके बाद जो वहां के शरणार्थी आ रहे थे, रिफ्यूजीज आ रहे थे, इससे भारत के संसाधनों पर असर पड़ रहा था। तो एक ये भी आप लिख सकते हैं। अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली हर प्रकार की सहायता को बंद कर दिया गया। भारत को जो भी वो हेल्प कर रहा था, अमेरिका सब कुछ बंद कर दिया, बोला भाई कुछ नहीं दूंगा तेरे को, निकल ले। तो भारत भी बोला ठीक है भाई। आज देखिए आज भी हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है। अगला, औद्योगिक विकास की दर जो है कम हो गई थी, हमारी जो औद्योगिक थी, इंडस्ट्रीज था, उसका जो डेवलपमेंट होता है ना, उसकी विकास की दर, डेवलपमेंट करने का जो रेट होता है ना, वो कम हो गया था आपका। उसके बाद अगला है छात्र आंदोलन देखने को मिले। देखिए जो स्टूडेंट्स थे ना वो भी आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, तेल तथा अन्य आवश्यक जो वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च दरों पर सामान के मिलने के कारण 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि गुजरात जो राज्य है उसके जो छात्र थे यानी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि खाने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तेल का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, और भी जो सामान है उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बढ़ती कीमतों के कारण क्या किया, उन्होंने 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई ये सब चीज खराब है, ऐसे कीमतें मत बढ़ाओ। उसके आगे क्या हुआ कि 1974 मार्च 1974 में वही बढ़ती कीमतों के कारण और बेरोजगारी के कारण, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में जो छात्र लोग थे ना, इन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो आंदोलन देखने को मिले, एक तो गुजरात आंदोलन में छात्र की भूमिका और एक बिहार आंदोलन में छात्र की भूमिका। अब देखिए जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो आपका बिहार आंदोलन हुआ इधर से, तो ये जो आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। ठीक है, उसके बाद हमें नक्सलवादी आंदोलन भी देखने को मिला। इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ गई। यानी कि जो मान लीजिए ये हमारा संसद है, ये राज्यसभा, ये लोकसभा, इस तरह से होता है ना, तो ऐसे जो पॉलिटिक्स होता है ना उसके अंदर भरोसा न रखने वाले जो कुछ होते हैं ना ग्रुप्स नक्सलवादी, उनमें क्या हुआ, सक्रियता बढ़ गई, यानी कि वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गए बच्चों। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है कि रेल हड़ताल देखने को मिला जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। यहाँ पर रेल हड़ताल का जो लीडर था वो कौन था, जॉर्ज फर्नांडिस। इसने रेल हड़ताल करवाया। और क्या कारण था रेल हड़ताल का, कि जो रेलवे कर्मचारी थे ना उनको बोनस वगैरह नहीं दी जा रही थी। इसी से जुड़ी हुई मांगों को लेकर के 1974 में रेल स्ट्राइक किया गया, रेल हड़ताल किया गया। तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से आपातकाल लगाया गया। आपातकाल लगाने के पीछे अनुच्छेद 352 दिया गया और 18 महीने तक आपातकाल चला हमारा। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और जो आपको आंसर लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नीचे चलूँ तो कॉमर्शियल पर्पस जो है इस तरह से आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स का मूवमेंट यानी छात्र आंदोलन जो हो रहा था इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं आंसर अपने। ठीक है, नीचे चले तो नक्सलाइट जो मूवमेंट होता है वो देखने को मिला हमें, रेल स्ट्राइक देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नीचे चले तो इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस में एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे बच्चों, ध्यान से समझिए इस चीज को। इसके चॉइस में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जब वैश्वीकरण, मतलब भारत में नहीं कह सकते हैं भारत ने, ठीक है, भारत ने जब वैश्वीकरण को अपनाया तो उसके बाद भारत में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिले। देखिए भारत क्या था ना, पहले वैश्वीकरण को नहीं अपनाया था, नई आर्थिक नीति के तहत अपनाया था वैश्वीकरण को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए संरक्षणवाद की नीति के तहत भारत जो था ना उसने आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को नहीं अपनाया था। भारत चाहता था कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने ही देश के उद्योगों को बढ़ावा दे, लेकिन अंततः 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपना लिया। एनईपी के तहत, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, नई आर्थिक नीति जो है सो की, इसके तहत। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर जो थी ना
वो 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पहले ये क्या थी, 1990 से पहले ये 5.5% की दर से हम लोग आर्थिक रूप से विकास कर रहे थे अपनी इकोनॉमी का। आगे देखिए, एनआरआई जैसे लोग भारत की संस्कृति को विदेशों में ले जा रहे हैं और वहां बढ़ावा दे रहे हैं वैश्वीकरण के कारण ही। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरा विश्व आज भारत का लोहा मानता है, ठीक है, ये भी चीज आप लिख सकते हैं। भारत के लोग जो है ना आज वैश्विक स्तर पे बड़े बड़े पदों पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, मतलब भारत का नाम रोशन कर रहे हैं बेसिकली। जैसे कि गूगल के आप सीईओ देखेंगे तो सुंदर पिचाई है, वो भी भारत से है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्या नडेला, वो भी भारत से है। ट्विटर के जो सीईओ है जो रिसेंटली बने हैं पराग अग्रवाल, ये भी भारत से, ठीक है। तो जो भारत के लोग हैं ना वैश्वीकरण के आने के बाद बड़े बड़े पदों पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में एक क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको अपना इंग्लिश में पूरा का पूरा अच्छे से आंसर लिखेगा, और 170 शब्द तो कम से कम आपका पहुंचना ही चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज देखिए, तो यहाँ पर आपका ये जो पेपर था पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 12 ये समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।